तो हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है अंकित तिवारी। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जो है लाइव प्रोसेस से रिलेटेड जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड। तो अगले 40 से 45 मिनट हमारे साथ बने रहिए और पूरा भरोसा दिलाता हूं कि इस टॉपिक में कोई भी ऐसी बात नहीं छूटेगी जिससे कि आप बोर्ड के एग्जाम में अपने आप को बेहतरीन परफॉर्म ना कर पाए, है ना। तो आइए चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, हमने कल कहा था कि बातें ये कभी तू ना भूलना, क्या कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी को बनाते हैं या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, याद करो वो दिन तो मैंने बताया था कि खाना खाते थे, खाना खाने के बाद उसको पचाया, उसको फिर एब्जॉर्ब किया, फिर सेल के अंदर स्टोर किया यानी एसिमिलेट किया, फिर भी एनर्जी मिली नहीं। तो अगला मेरा जो टारगेट है वो एनर्जी को प्रोड्यूस कराना है। किसान ने खेत में धान उगाया, धान खेत में लगाया, बड़ा हुआ, उसमें से फल आया, फल को उसने जो है काटा और काट के ले जाके घर में स्टोर कर दिया। क्या उसके बदले उसको पैसे मिलेंगे? आंसर है सर नहीं। तो खाना खा के पचा लेना, डाइजेस्ट कर लेना, एसिमिलेट कर लेना और इवन जो कुछ बचा है इजेक्ट कर देना, उससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ फूड को स्टोर किया है उसके यूज करने के फॉर्म में। अब उसको यूज कैसे करेंगे, उससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उस चीज से रिलेटेड जो बातचीत हम करने वाले हैं उसका नाम है क्या बेटा, रेस्पिरेशन। ठीक है, हमने कहा था कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? फूड को ब्रेक करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? फूड को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी मिलेगा। अब ये फूड को ब्रेक करने का दो तरीका है, एक तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर दें या एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में कर दें। ठीक है, तो हमने कल डिफाइन किया था व्हाट इज द रेस्पिरेशन। कोई बता सकता है? हाँ बताएं, हाँ बताइए बताइए, व्हाट इज रेस्पिरेशन। बिल्कुल, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी या प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनर्जी, प्रोड्यूसिंग एनर्जी, हाँ, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय यूजिंग फूड, है ना। ईदर इन presence of oxygen, either in presence of oxygen or in absence of oxygen। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ ना यार, हाँ ठीक है ना। तो बातें ये कभी ना तू भूलना, रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? पहला क्या है बेटा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है, इसको अगर डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय यूजिंग फूड। हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं क्या यूज करके, फूड को यूज करके, ताकि हम अपने जो भी डेली जो वर्क करते हैं उसको कर पाए एनर्जी लेकर के। ठीक है, कहानी क्लियर है? ओके। तो हमने कहा कि जब भी रेस्पिरेशन के दौरान सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको यूज करते हैं उसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम बेटा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6 होता है और ये सेल के जिस हिस्से में होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम साइटोसॉल भी होता है। सो नो नीड टू कंफ्यूज, साइटोसॉल एंड साइटोप्लाज्म दोनों एक ही चीज है। ठीक है, और ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस के बाद 2 ATP हमको मिलती है।
इसके बारे में डिटेल में हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, 10 स्टेप में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन अभी क्लास 10 तक इट इज मोर देन सफिशिएंट कि ग्लूकोज को क्या करते हैं, पहले हम सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड और वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है सर। एंड एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो यहां से पूछा जाता है कि विच प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉमन इनटू द ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन का प्रोसेस सभी टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन में कॉमन है? आंसर क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस। ओके, अगर आप पायरुविक एसिड का केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और COOH। क्या? COOH। दिस इज द पायरुविक एसिड। ओके, अब एनसीईआरटी में इसके ऊपर फ्लो चार्ट बनाया है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, और एनसीईआरटी में चूंकि बनाया है इसलिए 100 गुना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2-4 गुना नहीं, 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए उसको ध्यान देना है। क्लियर है? क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है उसको 3 तरीके से यूज किया जा सकता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये 3 स्टेप हो सकते हैं। कहानी क्लियर है? तो फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और ये सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन होता है। सबके अंदर ये प्रोसेस फॉलो होता है क्योंकि सबको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है सर। अब हमने कल कहा था कि लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बात दोनों एक ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें पहले से ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा होता है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता है, डिमांड ज्यादा हो जाता है और सप्लाईया कम हो जाती है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है लल्ला, ये जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। किसमें? लैक्टिक एसिड में, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCH3COOH। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, और इसमें वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहां कभी भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। बात समझिएगा, ये भी प्रोसेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होता है, जिसको क्या कहते हैं हम? जिसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे बेटा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये जो दूसरा वाला है इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? आपने जलेबी देखा है? खाया तो होगा नहीं? खाया भी है तो चलो भाग्यशाली हो भाई सर तो। ठीक है, तो जलेबी का फर्मेंटेशन होता है। जब फर्मेंटेशन होता है तो एक्चुअली हमने क्या मैदा लिया है जिसको ग्लूकोज सोर्स है, तो उसको ब्रेक किया जाता है। फंगस उसको ब्रेक करता है, इस नाम का फंगस ब्रेक करता है उसको, और उसको कन्वर्ट करता है C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड में, और थोड़ा सा एनर्जी निकलता है उसमें से। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। तो फर्मेंटेशन में हमेशा ऑक्सीजन कभी यूज ही नहीं होता है, इनटू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ये भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही हो रहा है, पर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहले क्या था? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा था, लेकिन जब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं हो पाई, फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम रोड पे जा रहे हैं, कोई कुत्ता मुझे दौड़ा लिया, तो हम क्या करेंगे? बड़ी तेजी से भागेंगे। मान लो भागते 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 हम भी थक गए, कुत्ता भी थक गया, तो एक जगह ऐसा आएगा जब हम भी बैठे रहेंगे, कुत्ता भी बैठा रहेगा, और इधर हाथ रहे होंगे, वो हमको देख रहा होगा, हम उसको देख रहे होंगे, लेकिन क्या है? चल ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होने से हमारे पैर में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो गया, और लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने के चलते पोर में एक केमिकल बनता है। उस केमिकल का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या नाम है? प्रोस्टाग्लैंडिन, जो हमारे पैरों की मसल को कंट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने से पैर दर्द कर रहा होता है, तो हमारा भी करेगा, कुत्ते का भी करता है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलता है कि वो भी बैठा है, हम भी बैठे रहते हैं और बैठे ही रह जाते हैं। ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हैं, घर जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, या फिर कहीं और काम उम ढेर सारा कर देते हैं एक दिन, तो आपका बॉडी पेन करने लगता है, मतलब दर्द करने लगता है, हाथ पर दर्द करने लगता है। तो जाते हैं मम्मी से, कहते मम्मी आप पैर दबा दो, बहुत थके हैं आज। तो क्या करते हैं? पैर दबाने से जो पैर के अंदर जो डिपॉजिट लैक्टिक एसिड है वो बाहर जाती है,
थोड़ा सा, बाकी तो लीवर के अंदर जाके एक साइकिल चलती है जिससे फिर से ग्लूकोज बना लिया जाता है, लेकिन थोड़ा अमाउंट जो पोर में डिपोजिट लैक्टिक एसिड है वो बाहर जाती है, और जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने वाला जो केमिकल था वो बनना बंद हो जाता है, और उसके बाद कहते हैं बड़ा आराम मिला, आराम से सोते हैं, होते हैं, इस चीज को फील किया है। तो अगर आप, सबके साथ ऐसा होता है, योर ऑल आर यू ह्यूमन बीइंग, सब लोग ह्यूमन बीइंग हो ना, हाँ तब ठीक है। तो सभी लोगों के जीवन में ऐसी घटना हुई होगी कि हाथ पैर कभी ना कभी दर्द किया होगा, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ है? तो होता यह है कि जब आप आवश्यकता से ज्यादा, जितना एनर्जी की जरूरत है उससे ज्यादा अगर आप काम, या आपके पास जितनी एनर्जी है उससे ज्यादा काम करने लगते हो, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि आपके उस पार्ट ऑफ द बॉडी में एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, और एनारोबिक रिस्पिरेशन से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड जाके मसल्स के पोर के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। अब जब मसल्स के पोर के अंदर डिपॉजिट होती है तो वहां एक केमिकल बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकोड़ता है, सिकोड़ने से हाथ पैर दर्द करने लगेगा, ठीक है। अब इलाज करवाने क्या घर जाते हो, और घर जाने पे बताओगे कि मम्मी हम आज स्कूल में गेम खेल रहे थे, ये नहीं बताओगे कि हम बाहर और गेम, स्कूल में गेम खेल रहे थे और वो जीतने ही वाले थे, तो हार गए, है ना, बहुत तेज पैर दर्द कर रहा है, मम्मी भी खुश हो जाएंगे, चलो हाँ लड़का पढ़ाई के अलावा और भी कुछ काम कर रहा है, तो पैर दबा देंगे। पैर दबाने से जो पैरों के अंदर जो लैक्टिक एसिड है वो बाहर आ जाएगा, और जैसे ही पैर के अंदर से लैक्टिक एसिड बाहर आता है, पैर का दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट है जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। कब होता है? जब डिमांड ऑफ ऑक्सीजन वहां ज्यादा हो और सप्लाई क्या हो, कम हो, उस परिस्थिति में ऐसा होता है। फर्मेंटेशन ईस्ट के अंदर, ईस्ट मतलब YEAST, EST नहीं, पूरब के अंदर नहीं, ईस्ट मतलब फंगस है एक, ठीक है। तो ईस्ट के अंदर क्या होता है, ये ग्लूकोज सोर्स को यूज करता है और एल्कोहल और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और थोड़ा सा एनर्जी निकालता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन, जिसका नाम है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है एरोबिक रिस्पिरेशन। कौन सा रिस्पिरेशन? मैं इधर लिखता हूं, एरोबिक रिस्पिरेशन। अरे राम, अंग्रेजी का पोंछ उखाड़ दी। एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, हमने जो पायरुविक एसिड लिया है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे? पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यूज करते हैं माइटोचॉन्ड्रिया में, माइटोचॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यूज करेंगे तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकल जाएगा और 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती। कितना? 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। अब हम जानते हैं कि एगो एटी नहीं जानते, आज जान जाएंगे। एक ATP बनाने के लिए कितना? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कितना बेटा? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस हिसाब से 673 कैलोरी से तो कम से कम 80-90 के आसपास ATP बनना चाहिए था। लेकिन होता क्या बेटा, एक 673 किलो कैलोरी एनर्जी से मात्र 38 ATP बन पाता है। 38 को 7.3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 280 के आसपास आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, 280 के आसपास आएगा। 280 किलो कैलोरी आपने यूज किया, मतलब एज ए परफॉर्मेंस के रूप में यूज कर लिया, और आपको दिया कितना गया? दिया गया 673। मान लीजिए हमने कहा जाओ बेटा और जा करके मार्केट से सब्जी खरीद के ले आओ, 5000 रुपए ले लो। तो तुमने गया और तुमने 3000 का सब्जी ले लिया, बाकी जोड़ा दिया, भाड़ा ले लिया, पलोदारी ले लिया, और पता नहीं क्या क्या उधर उधर समोसा खा लिए, छोला खा लिए, दोस्त मिल गया था तो 2-4 चाय वाय पी लिए, और उस तरह से पैसे 2000 तो ऐसे ही खर्च हो गए, और अल्टीमेटली 3000। तो मेरे को क्या, मैं तो उस काम के लिए भेजा हूं, 3000 का सब्जी सोचूंगा ना, बाकी तो 2000 लॉस हो गया मेरा। ऐसे ही क्या हो रहा है कि 673 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हमको इफिशिएंट फॉर्म में मिल कितना रहा है? 280, यानी कि 38 ATP के फॉर्म में। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होता है वो 40% ही इफिशिएंट होता है। कितना? 40% ही इफिशिएंट होता है। मतलब बाकी का बाकी एनर्जी हीट और
अदर प्रोसेस में खर्चा हो जाता है। कहानी क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? चलो, हेलो सर, कोई डाउट है? नहीं तो फिर से देख लो भैया, हम पढ़ रहे थे क्या, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने जो फूड एसिमिलेट किया था, अब उसको ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करने का दुस्साहस करते हैं। ये प्रोसेस कहां करते हैं? तो ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर से स्टार्ट होता है, और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जब स्टार्ट होता है तो ग्लूकोज जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। दुनिया के सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ई वाला प्रोसेस कॉमन होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने कहा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड को 3 तरीके से यूज किया जा सकता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन बताया कि अगर कभी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम चले गए हो गलती से 1 दिन के लिए, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है क्योंकि शरीर का एक पार्ट बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है और ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई उतना हो नहीं पाता है। तो उस परिस्थिति में ऑक्सीजन के लैक, मतलब होता है ऑब्सेंस में ही हम यहाँ टर्म यूज करते हैं लैक, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो लैक्टिक एसिड बना लेता है और मसल्स के पोर के अंदर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। जैसे ही डिपॉजिट होगा एक केमिकल बनना शुरू होगा, बोलेगा यार यहां तो डिपॉजिट करोगे तो सेल्स डैमेज हो सकती हैं, तो वो केमिकल क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। उस केमिकल का नाम है क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सा केमिकल? प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सा केमिकल? प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये केमिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे कि हमारे पैरों में दर्द महसूस होता है। पैरों में नहीं, हाथ में भी हो सकता है, पेट में भी हो सकता है। जिस पार्ट ऑफ द बॉडी से तुमने जिम करने की कोशिश की हो, मान लो पेट निकला हो मेरी तरह, तो तुम पेट सुधारने गए हो, एक दिन जिम करने के बाद फिर फुर्सत ना मिले, संडे के दिन जोश में गए, यार चलते हैं पेट 100 ग्राम कम कर लेते हैं, पता चला अगले दिन इसमें जो है दर्द हो रहा है, खड़े ही नहीं हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना। जिम जाना हो तो रोज जाना, मत जाना, ठीक है। फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन में क्या होता है भैया, सीधे सीधे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एल्कोहल और CO2 तनी सा यानी कि थोड़ा सा एनर्जी निकल जाता है। इधर देखो बेटा, इधर इधर, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये जो ग्लूकोजवा है ना, उसकी कहानी ये है कि ग्लूकोज से तो बन गया है क्या? पायरुविक एसिड, ठीक है। और अब क्या हो रहा है कि ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। ये कहां हो रहा है? तुम सबसे ज्यादा नरक मचाते हो। तो पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कहां? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 और 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकालता है, ठीक है। अब इस एनर्जी को हम मात्र 38 ATP ही बनाने में खर्च कर पाते हैं, इसलिए ये प्रोसेस मात्र 40% एफिशिएंट होता है। किसी को डाउट नहीं है? बोलो भाई। चलो, अगर इतना बात क्लियर हो गया तो बात को हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस रहा वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड रहा, ठीक है। चलिए, आप इसको नोट कर लीजिए घर जाके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। अब आगे क्या करना है वो ध्यान देना। अगर इतना हो गया तो इस टॉपिक पे जो दूसरी बात हमको करनी है वो सीखना है इस चैप्टर में, ब्रीदिंग। क्या सीखना है? ब्रीदिंग। डू यू नो व्हाट इज ब्रीदिंग? सिंपल सी बात है, प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। क्या? प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। सांस को लेना और सांस को छोड़ देना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। यानी कि हम जो सांस लेते हैं बाबा रामदेव की तरह, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। सबको पता है? हाँ जी। अब ब्रीदिंग ऑर्गन अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होते हैं। ब्रीदिंग ऑर्गन का मतलब गैसेस एक्सचेंज करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन यूज किए जाते हैं। तो अगर मनुष्य की बात करता हूं तो वो लंग्स से सांस लेता है। किससे? लंग्स से सांस लेता है। आपने ह्यूमन के अलावा बर्ड देखा है? बर्ड देखा है? तब तो ठीक है। तो बर्ड भी क्या करता है? करता है एंड करती है, दोनों। तो बर्ड करता है एंड करती है।
दैट इज अ व्हाट, ब्रीदिंग। वो भी ब्रीदिंग करती है और किससे करती है, लंग्स से करती है। एक समय की बात है, हमसे एक दिन मेढक, गांव में उसको मेजुका कहते हैं, ठीक है, तो मेढक यानी कि फ्रॉग मिल गया। हमने पूछा भाई फ्रॉग तुम्हारा क्या हाल चाल, उसने कहा मास्टर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने भी कह दिया क्या, वाह वाह। मैं कहा ये फ्रॉग ये बताओ तुम सांस कैसे लेते हो। कहा देखिए सर जी कुछ है नहीं, जब हम पैदा हुए तो मछली के साथ पैदा हुए, तो उस दौरान हम सांस लेते थे गिल से। मैं कहा ठीक। मैं कहा उसके बाद क्या हुआ, बोला सर थोड़ा बड़े हुए तो हमने पानी में से उछल के जमीन पे आ गया। उस समय क्या किया, बोला सर उस समय हमने लंग से सांस लिया। किससे सांस लिया, लंग से सांस लिया, ठीक। फिर कहा कि देखो सर एक कहानी और है हमारे जीवन में, हम 4 महीने ही खुश रह पाते हैं, बाकी 8 महीने हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में रहते हैं, क्योंकि या तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और या तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो भी हम जी नहीं पाते हैं और बहुत कम टेम्परेचर हो गया तो भी नहीं जी पाते हैं, लेकिन मतलब तो भी हमारे लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है। उस समय सिर्फ और सिर्फ सर्वाइबिलिटी के लिए हम काम करते हैं ताकि जिंदा रह पाए, और जब भी बरसात का मौसम आए तो हमारे जिंदगी का हसीन पल आए और उसको हम जी पाए, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, अगले 8 महीने बरसात का मौसम उसके लिए सबसे जिंदगी का हसीन पल होता है, बाकी ठंडी का मौसम और गर्मी का मौसम उसके लिए ठीक नहीं होता है। देखिएगा तो किसी के जो है बिस्तरे के नीचे या किसी के बेड के नीचे या कोने में पड़ा रहता है, एक्टिव नहीं रहता है, उस दौरान वो किससे सांस लेता है, उस दौरान वो स्किन से सांस लेता है, ठीक है। तीसरी चीज, तो ये तो फ्रॉग से रिलेटेड हो गया। बात अगर इंसेक्ट्स की करते हैं तो इंसेक्ट वास्तव में ट्रैकिया या ट्रैकियल ट्यूब से सांस लेता है, और ट्रैकियल ट्यूब की ओपनिंग को स्पाइरेकिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइरेकिल्स कहते हैं, ठीक है। इंसेक्ट के अलावा अगर अर्थवर्म का नाम सुना है आपने, तो अर्थवर्म जो है भैया ये भी मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है। किससे, मॉइस्ट स्किन से। बाकी जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म है वो भैया बॉडी सरफेस से, किससे, बॉडी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। किससे, बॉडी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो ब्रीदिंग क्या है भैया, प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर इज नोन एज व्हाट, ब्रीदिंग। एंड अगर बात किया जाए ब्रीदिंग ऑर्गन की, तो ब्रीदिंग ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं, लंग्स हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, फ्रॉग के अंदर उसके जीवन में 3 स्थितियां आती हैं। जब मछली के साथ पैदा हुआ तो गिल से सांस लिया। फ्रॉग एक तरह का एम्फीबिया है, एम्फीबिया का मतलब जो 2-2 जगह रहते हो, है ना, पाकिस्तान में और रेगिस्तान में, दोनों में, ऐसा नहीं है पानी में और जमीन पे दोनों, ठीक है। तो भैया लंग से सांस लेता है जब पानी से कूद के जमीन पे आ जाता है, ठीक है, श्रेय आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। और जब उसके जीवन का एक विपरीत परिस्थिति यानी कि सबसे खतरनाक स्थिति चल रही होती, यानी कि ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रहा हो और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा हो, तो उस बेचारे के पास ना तो एसी होता है कि एसी लगा लिए चलो ठंड गर्मी से बच लिए, उस बेचारे के पास आपकी तरह मोटे मोटे कपड़े भी नहीं होते हैं। सोचो फ्रॉग अगर कपड़ा पहनेगा तो कैसा पहन सकता है, आप सोचिए मार्केट में फ्रॉक का कपड़ा है तो कैसे उसको पहनाएंगे, है 2 पैर, 4 होता है कि 2 पैर, 2 पैर, 4 पैर होता है, उसके बाद उसको पहना के पीछे से चैन बंद करना पड़ेगा आगे से तो कर नहीं सकते, या हो सकता है कि वो अपना चैन बंद करने के लिए एक हाथ से जो है और कपड़ा पहन ले, तो शायद वो बेचारा अपना जीवन हसीन महसूस कर सकता है। एनीवे, इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो वो किससे सांस लेता है, ट्रैकियल ट्यूब से। अर्थवर्म यानी कि जानते हैं केचुआ गांव में कहते हैं इसको, कैसे ये कैसे सांस लेता है, तो मॉइस्ट स्किन से लेता है, और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब आता है कि हमारे शरीर के अंदर जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जो ब्रीदिंग सिस्टम है, उसका फिगर कैसा दिखता है। तो ये जो देख रहे हैं ढांचा, इसको कहते हैं रिब केज। अब दिख नहीं रहा होगा, अभी तो हम इतना मोटा जैकेट पहने हैं, बट महसूस करिए कि यहाँ एक तो हड्डी का ढांचा होता है, उसको रिब केज कहते हैं। उसी के अंदर 2 गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसका नाम है लंग्स, ठीक है। तो चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो इधर देखो, थोड़ा इसका इमेज बनाना होगा हमको अच्छे से।
तो देखो यार, ये थोड़ा मैं बनाने की कोशिश किया हूं। इधर देखो, तो यहां एक स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को ट्रैकिया कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? ट्रैकिया कहते हैं। थोड़ा इसको और आगे तक ले जाएंगे, ऐसे महसूस करिएगा। तो इस वाले हिस्से को कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स की खासियत यह है कि इट इज कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। क्या बेटा? फूड एंड एयर दोनों के लिए कैसा पाथ है? कॉमन पाथ। जैसे आपने सुना होगा, सुनो एक बहुत मजेदार बात बताते हैं। गांव में एक कहानी है। गांव में क्या, हर जगह कहानी की बेटा खाते समय नहीं बोलना चाहिए। संविधान का नियम नहीं है, उसके पीछे कुछ रूल है, ठीक है, उसके पीछे कुछ कहानी है, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। एक्चुअली होता क्या है, हम जिस पात से खाना खाते हैं उसी पात से हवा भी जाती है। जनरली हम लोग खाना कभी कभी खाते हैं, साधारण मनुष्यों की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो जनरली हम लोग खाना क्या करते हैं, कभी कभी खाते हैं और हवा हमेशा लेते हैं, ठीक है। तो कई बार जब हम खाना खा रहे होते हैं और उस समय बोलते हैं तो हवा वाले पाथ के ऊपर एक यहाँ स्ट्रक्चर पाया जाता है, यहाँ एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। यही एक स्ट्रक्चर पाया जाता है इपीग्लॉटिस। क्या पाया जाता है? इपीग्लॉटिस, ठीक है। ध्यान ये देना है कि ये जो इपीग्लॉटिस है वो एक चौराहा है। तो चौराहे पे क्या होता है, अगर मान लीजिए ये एक रास्ता है और ये दूसरा रास्ता है, तो चौराहे पे ट्रैफिक वाला जब इस रास्ते से गाड़ी जा रही होती है तो इधर वालों को कहता है रुक जाओ, ऐसे करता है ना, ऐसे रुक जाओ, हाँ। और जब इधर से गाड़ी जाने लगती है, लेकिन मान लो कभी ऐसा हो कि ट्रैफिक वाला कहे सब एक की तरफ आ जाओ, तो क्या होगा, सब धाम से लड़ जाएंगे, किसी का मुंह फूटेगा, किसी का नाक फूटेगा, है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसा यहां भी होता है कि फेरिंग्स वो जगह है जहां की खाना और हवा एक ही साथ जाती है, मतलब एक ही पाथ होता है फूड और एयर जाने का, ठीक है। फेरिंग्स के पास पहुंचने के बाद दो रास्ता है, एक रास्ता है एयर का और एक रास्ता है फूड का। फूड क्या है, ये जो देख रहे हैं इसके पीछे फूड पाइप होती है, ये आगे वाले के उसके पीछे फूड पाइप होती है, ठीक है। चलो बाहर आओ, बाहर नहीं, तुम नहीं, तू बाहर बाहर। देखो ये बच्चा दिख रहा है तो कर जाओ अब ऐड फांसो नहीं खड़े, अरे कुछ नहीं होगा यार। ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरा ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है यहां से ले यहां तक, ये है इसका पूरा ट्रैकिया, ठीक है। ऊपर देखो यार, ये हमसे भी लंबा है। तो ये है इसका क्या, ट्रैकिया, ठीक है। अब इसके पीछे ओसोफेगस पाया जाता है, तो उसके ऊपर क्या है, फेरिंग्स है। यहाँ क्या है, यहां से लेकर के देखो, यहां से लेके यहां तक पूरा उसका क्या है, ये ट्रैकिया है। देखो यहाँ एकदम, यहां से लेकर के एकदम कार्टिलेजिनस सिस्टम सबके पास है, इसी के पास नहीं है, हम समझाने के लिए है ना। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसको बोलते हैं लैरिंग्स ब्लॉक्स पर जाओ। तो उसी के पीछे क्या है, उसी के पीछे क्या है, ओसोफेगस पाया जाता है, ठीक है। उसी के पीछे क्या पाया जाता है, ओसोफेगस पाया जाता है। और ये ओसोफेगस के अंदर फूड जाता है और ट्रैकिया के अंदर क्या जाता है, एयर जाता है। अब जिस समय हम खाना खा रहे होते हैं उस समय इस एयर वाले पाथ के ऊपर इपीग्लॉटिस जाके उस पर बैठ जाती है। क्या करती है, उसके ऊपर इपीग्लॉटिस जाके उसको चिपका देती है, तो खाना आराम से स्टमक में चला जाता है। अब आपने क्या किया, बतियाने लगा, फलाने तो ये किए थे, चीने वो किए थे, तो उस समय क्या होता है कि आप धीरे धीरे हवा भी ले रहे होते हैं, और खाने वाला जो फूड है फेरिंग्स में जाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि वो एयर वाले ट्रैक में चला गया, और गलती से एयर वाले ट्रैक में चला गया और लंग्स में चला गया, तो लंग्स में इंफेक्शन हो सकता है। इसलिए बड़ी तेज की छींक आती है और उस समय कई बार तो लोगों की बहुत बुरी हालत हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि भैया खाते समय नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा एक्सीडेंट हो जाएगा हवा और भोजन का, ठीक है। तो संविधान का नियम नहीं है, उसके पीछे रीजन है कि भैया फेरिंग्स से कहां गए, भैया फेरिंग्स से आप इंटर करोगे, खाना कहां इंटर करेगा, ओसोफेगस में, और हवा कहां इंटर करता है, ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। अब अगर सोचो कि जो ट्रैकिया है उसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है इपीग्लॉटिस, वो खुली रह जाए, तो खाना क्या करेगा, ओसोफेगस में ना जाएगा, कहीं सा ट्रैकिया के अंदर चला जाएगा।
और जब ट्रैकिया के अंदर चला जाएगा तो बड़ी तेजी से खांसी आती है, क्योंकि स्नीजिंग एंड कफिंग हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक रिफ्लेक्स एक्शन है। कभी भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई भी रुकावट आती है, कोई भी अवरोध आता है, कोई भी रेजिस्टेंस आता है, तो आप छीं और करते हैं। ये क्या है? ये एक्चुअली रेस्पिरेटरी ट्रैक में हुए जो रुकावट है उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप मतलब उसकी रुकावट को साफ कर दे, इसलिए ऐसा किया जाता है। कहानी क्लियर है? तो अब ये पूरा जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम रहा। ध्यान ये देना है कि ये जो राइट वाला है वो 3 चेंबर होता है और लेफ्ट वाले में 2 ही चेंबर होता है। इसके पीछे रीजन ये है, शंकर भगवान जब ये बना रहे थे तो उस समय क्या था, हार्ट को रखने के लिए कोई जगह नहीं मिला, इसीलिए इसको थोड़ा छोटा कर दिए। और इसलिए वास्तव में हार्ट क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है। कुछ लोग कहते हैं मेरा सीना दर्द कर रहा है, हार्ट दर्द कर रहा है, तो हार्ट इधर नहीं होता भाई साहब, हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, बीचों बीच भी नहीं होता, ये ध्यान रखना। क्लियर है? ओके। अच्छा आप देखो, हम अगर पाथ ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर की बात करते हैं तो पहला ये जो नाक देख रहे हैं, नाक, ये नाक, इसके अंदर हवा इंटर करती है जिसका नाम है नोस्ट्रिल। क्या नाम बेटा? नोस्ट्रिल। तो नोस्ट्रिल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द पाथ ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर इनटू द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ना खुला हुआ हिस्सा, इसको नोस्ट्रिल कहते हैं। अच्छा कोई बता सकता है नाक कितनी लंबी कहां है? हमारी नाक जो है इतनी लंबी कहां है? सीधे यही होल कर देते। वेरी गुड, बता रहा हूं क्या है। यहां अगर सीधे यहीं से होल करके सीधे लंग्स में चला गया तो भगवान को इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाने के पीछे क्या रीजन था? तो 2 रीजन। नाक में जो नाऊ के यहां जाते हैं, नाई के यहां जाते हैं, तो क्या उसका बलवा काट देते हैं? सब पकड़ के मारना चाहिए। वो बाल फिल्टर मशीन है, वो एयर को फिल्टर करती है। नाक के पास सिवेसियस ग्लैंड पाई जाती है जो क्या करती है, हवा को एक वैक्सीमेट्री निकालती है जो हवा में डर्ट पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए नाक में गंदगी निकालते रहते हैं आप लोग। वो क्या है, जब डर्ट पार्टिकल को फिल्टर कर रहे होते हैं तो उस दौरान वो गंदगी वहां इकट्ठा हो जाती है, एयर फिल्टर होके जाता है। साथ ही साथ इतनी लंबी नाक और इतना लंबा ट्रैक बनाने के पीछे रीजन ये है कि हम कुछ भी खाएं या कुछ भी लें तो उसको हम अपने बॉडी में तभी यूटिलाइज कर पाएंगे जब बॉडी का टेम्परेचर के बराबर उसका टेम्परेचर हो जाए। तो नाक इतना लंबा होने के पीछे रीजन ये है कि वो एयर के टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है, फाइन फाइन ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए इतनी लंबा ट्रैक पाया जाता है। तो नॉस्ट्रिल के बाद होता है बेटा नेजल चेंबर। कौन सा चेंबर? नेजल चेंबर होता है। कौन सा चेंबर बेटा? नेजल चेंबर। नेजल चेंबर के बाद आता है फेरिंग्स। क्या आता है? फेरिंग्स। उसके बाद क्या आता है? लैरिंग्स। उसके बाद क्या आता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या आता है? ट्रैकियोल्स। और ट्रैकियोल्स के बाद आता है ब्रोंकाई। इधर लिखता हूं, यहां दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के बाद है सर ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स ये यहां तक जो है ना, ये कंडक्टिंग पाथ। जैसे अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है तो रास्ते में आपको इलाहाबाद पड़ेगा, कानपुर पड़ेगा और भी 2-3 स्टेशन पड़ेंगे। ठीक है, इलाहाबाद, कानपुर और 2-3 स्टेशन का नाम याद नहीं। ठीक है, वो आप याद पता कर लीजिएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो काम है वो दिल्ली में है, बाकी तो रास्ते हैं, वहां से तो कोई मतलब नहीं है। उतर के देखेंगे नहीं और 2-4 घंटा वहीं पास नहीं करेंगे, ट्रेन चली जाएगी, पैदल जाना पड़ेगा, है ना। इसलिए क्या है कि यहां से लेकर के ब्रोंकियोल्स तक वो कंडक्टिंग पाथ होता है। क्या होता है? कंडक्टिंग पाथ होता है। और वास्तव में जो हमारा ट्रू लंग्स है वो ये है, ऐसे वहां एक ऐसा स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एल्वियोली कहती हैं, जहां क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज वास्तव में होता है। ठीक है, सो वास्तव में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कहां होता है? लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती है वहां होता है। सबको समझ में आ रहा है? बाकी जो पाथ है वो क्या है? सिर्फ पाथ ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है? तो इसको बना लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राइट द पाथ ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर इनटू द ह्यूमन बीइंग। सिंपल है, नाक की ओपनिंग नॉस्ट्रिल, फिर नेजल चेंबर, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ट्रैकियोल, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स। और लास्ट वाला जो है वो एल्वियोलाई है। और एल्वियोलाई को ही ट्रू लंग्स कहते हैं, क्योंकि वही वो एक जगह है जहां की गैसेस एक्सचेंज लंग्स से
ब्लड को होता है। आगे जो हम सीखने वाले हैं, अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग सीखने वाले हैं, इतना पहले अगर कर लीजिए तो। हेडिंग 2, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सिंपल है लला, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में होता क्या है देखो ध्यान से। तो ये देखो, ये हमने थोड़ी देर पहले एक स्ट्रक्चर बनाया था, इसका नाम है लॉन्ग्स। क्या नाम बेटा? इसके 2 चैम्बर, राइट वाले के 3 चैम्बर होते हैं, और इसके नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है डायफ्राम। क्या नाम है? अब डायफ्राम होता है डोम शेप का, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में कुछ खास नहीं, 1 मिनट में सुन लो। ये जो डायफ्राम है वो डोम शेप से फ्लैट होता है, तो फ्लैट होगा तो लंग्स का वॉल्यूम इस वाले जोन में बढ़ जाएगा, एंटीरियो पोस्टीरियर रीजन में। अब ये जो रिबकेज है उसमें एक मसल्स पाई जाती है जो लंग्स को बाहर की तरफ खींचेगी, इधर ऐसे। जब ऐसे खींचेगी तो लंग्स और फूलेगा, तो उससे लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर घट जाएगा तो प्रेशर के डिफरेंस से हवा इंटर कर जाता है बॉडी के अंदर, और ये कैसा प्रोसेस होता है? एक एक्टिव प्रोसेस होता है। कहानी क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो ये इंफॉर्मेशन अगर आप माइंड में रखे रहेंगे तो आपका काम चल जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है जानते हैं? एक बार नॉर्मली सांस लेके छोड़ देते हैं, सांस जो ले रहे हैं एक बार में जो छोड़ रहे हैं उसका वॉल्यूम 500 ml होता है। सो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन ऑफ एयर इन वन टाइम इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, टाइडल वॉल्यूम के बाद 2-3 चीजें और जान लीजिए। जैसे नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद, अच्छा 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 1 मिनट में 12 से 16 बार, 12 से 16 टाइम सांस लेके छोड़ देते हैं, ठीक है। नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद आप ऐसे सांस लीजिए, दिस इज फोर्सफुल इंस्पिरेशन। कौन सा इंस्पिरेशन बेटा? फोर्सफुल इंस्पिरेशन। इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। इसका वॉल्यूम 2500 ml से 3000 ml होता है, ठीक है। ये हो गया क्या? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल सांस लेने के बाद, नॉर्मल सांस ले रहे हैं उसके बाद बाबा रामदेव वाला सांस लीजिए, दिस इज व्हाट? दिस इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगला वाला, नॉर्मल सांस लेने के बाद छोड़ दिए, अब उसके बाद जो और एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं, तो नॉर्मल सांस के बाद जो एक्स्ट्रा सांस छोड़ रहे हैं दैट इज अ व्हाट? दैट इज ERV। ERV मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम बेटा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज 1100 ml। कितना? 1100 ml होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो देखो, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक होता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ये भी 1100 से 1200 ml होता है। जानते क्या कहानी इसकी? इसकी कहानी ये है कि लंग्स में इतना एयर हमेशा भरा रहेगा, अगर नहीं भरा रहेगा तो लंग्स पचक जाएगा, और उसके बाद दोबारा सांस लेने में पता चला अगर नहीं सांस ले पाया तो क्या होगा? अगर लंग्स दोबारा सांस लेने की स्थिति में नहीं रहा तो फिर सीधे डिलीट हो जाएगा। इसलिए देखो, बच्चा पैदा होता तो उल्टा करके उसके पिछवाड़े पे लगाया जाता है, काहे? ताकि वो बड़ी तेजी से रोए तो उसके लंग्स में, लंग्स उसका गुब्बारे की तरह, जैसे नॉर्मल मार्केट से गुब्बारा खरीद के लाते हैं ना, तो वैसा ही रहता है। लेकिन जब बहुत तेजी से सांस लेता है तो बाहर से एयर क्या होता है? उसके लंग्स में आ जाता है और लंग्स फूल जाता है। अगर बच्चा नहीं रोता है तो कहते हैं कि ये अपशगुन, अपशगुन ही वो मरा हुआ पैदा हुआ है, ठीक है। इसलिए बच्चे का, छोटा बच्चा देखिएगा रोते समय क्या होता है? बहुत तेजी से सांस लेगा, रोक लेता है 1 मिनट तक। आपको लगेगा आप कब सांस छोड़ेगा? आप देखते रहते हो हैं। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि वो कहानी ये क्रिएट होती है कि वो अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा रहा होता है, ठीक है। अब देखो, इस पूरे को एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और IRV, इतना हवा लेके हम छोड़ सकते हैं भाई। दिस इज एक्स्ट्रा एयर फेंकना था हमको, फिर ये इतना लिया था और नॉर्मली जो छोड़ रहे हैं, तो ये वो एयर है जिसको हम डेली या हम लेके छोड़ सकते हैं। दैट इज कंसीडर एज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, VC कहते हैं उसको। क्या कहते हैं?
ERV टाइडल वॉल्यूम और प्लस IRV को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही है और कुछ खास है नहीं। थोड़ा सा एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट के अंदर स्टोमेटा के थ्रू होता है और लेंटिसेल के थ्रू होता है, तो स्टोमेटा और लेंटिसेल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बना लीजिएगा। ठीक है, सो इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, प्रणाम, सत श्री अकाल।